तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोकिंग जो था, जितने भी इसको लाशोश मिलती है, जिन लोगों से भी इसको थोड़ा लगाव था, लगाव बोल सकते हो, या फिर जिन लोगों को इसने देखा था, जैसे वो शॉप की दुकान वाला बंदा, सभी के लाशों को ये आग लगा रहा था। तभी पीछे कोई आ चुका था कि भाई ये समय व्यर्थ कर रहा है या जो भी बोले एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इसको भी निपटा ही देते हैं। अब आगे तो पीछे में बंदे से अपने यानी जोकिंग से 70 से 80 फीट की दूरी पे 7 पुरुष और 1 महिला थी। एक फॉर्मेशन में थे, मतलब घेराबंदी कह सकते। कपड़े जो इन्होंने पहने थे ना वो ग्रे लेदर का था। सबके पास बैग और सैक्स मतलब जो कमर के पास लटकाते जिसमें सामान रख सकते हैं। सबके पास हथियार थे। 3 के पास तो धनुष था, 2 के पास तलवारें थी, सैबर्स जिसको हम बोलते हैं, थोड़े डैगर टाइप में लटके पीछे हुए थे, लेकिन भाई तुरंत निकाल के यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मेशन के बीच में था ना वो गॉन्टलेट पहन के था, कुछ थानोस जैसा वो पहन के रहता है ना, जिससे दुनिया खत्म कर रहा था, वैसा बोल सकते हैं। मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि वो गॉन्टलेट है तो वैसा ही होगा। और जिसकी आवाज आई थी जोकिंग के कानों तक ना, वो एक लंबा बंदा था, बॉडी अच्छी खासी बिल्ड थी और कुल्हाड़ी थी इसके पास। जोकिंग के सबसे करीब था, दाढ़ी उड़ी भी अच्छी थी और थोड़ा शैतानी आदमी दिख रहा था। आगे बढ़ता है, जोकिंग एक नजर में ना सबको देख लेता और जैसे ये खड़े थे उसको समझ में भी आ जाता कि ये एक टीम के बंदे नहीं है, कुछ समय पहले शायद एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि जो टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना काम करने का, वो दिख जाता है। इनके खड़े होने का तरीका दिखा रहा था कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं जानते हैं। इन्हें आप स्कैवेंजर्स कह सकते हो, मुसाफिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बंजारा कहना ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और देखो इनका कुछ ईमान धर्म कुछ नहीं होता है भाई, कमजोर लोग मिले निपटाओ उसको, लूटो लाटो, समझ सकते हो कि चीज़ें ऐसी चल रही थी ना यार, ब्लडी रेन, बहुत सी चीज़ें सर्वाइव करना, और इंसान सर्वाइव करने के लिए कहाँ तक जा सकता है वो आप देख ही सकते हैं, जैसे हमारे ट्रम्प भैया आजकल कर रहे हैं। खैर ये पॉलिटिकल हो जाएगा। जोकिंग देखता और भागने के फिराक में, बर्ली मैन की आंखें जो होती ना और क्रूएल हो जाती, वो समझ जाते हैं लौंडा भागने के मूड में है और कहता भी भागना चाहते हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को निपटाने में मुझे बहुत मजा, तुम्हारे पास अच्छा खासा लूट, तुम्हारा सैक है। ये बोलता है कि ये बच्चा मेरा है, सर्जेंट थंडर, और बहुत तेजी से अपने कुल्हाड़ी को लेकर जोकिंग की तरफ बढ़ता है। बंदा देखो ये जो बर्ली मैन था ना, ये तगड़ा भी था, फास्ट भी, लेकिन जोकिंग को क्योंकि मैं शक्तियां दे चुका था मेरी, तो जोकिंग ज्यादा फास्ट था। जैसे लगता ना कुल्हाड़ी उसको लगे कि ना, जोकिंग हट जाता वहां से, चेहरे के ना आर पार जाते हुए देखता। ओके, अब जोकिंग भागता नहीं, इस बंदे की तरफ बढ़ता, अपने सरिया को देखा, क्योंकि इसकी हाइट भी देखो कम, तो सीधा ना अपने सरिया से ना उसके ठुड्डी पर अटैक कर देता, बहुत फास्ट। बर्ली मैन की फट जाती है, खोपड़ी अपना ये पीछे कर, तब भी जो सरिया था ना लोहे का, उसके दाढ़ी पर जाके लगी जाता है और कट कर देता है। जब तक ये बंदा गुस्सा हो पाता है, जोकिंग का लेफ्ट हैंड आगे बढ़ा, उसके हाथ में एक डैगर था और डैगर को ना सीधा इसका राइट फुट में दे मारता है, वहां से भी खून आने लगा। बंदा काफी तड़प मतलब दर्द में था। जब तक ये काउंटर कर पाता, जोकिंग पीछे हट, एक वॉल के पीछे जोकिंग कूद जाता है, लेकिन उसके जो शिकारी आंखें थी ना भेड़िया के समान, अभी भी वो लोग देख सकते थे। चीजें बहुत फास्ट हुई थी, लोगों को लगा था ये बंदा वीक होगा, लेकिन ये तो था कातिल। खास करके वो जो तीरंदाज थे ना, वो अपने तीर और निकाल रहे थे। जोकिंग छिप गया था और जोकिंग की नजर उस गॉन्टलेट वाले बंदे पर जाती। वो एक वृद्ध आदमी था, उसकी आंखें काफी शार्प। जोकिंग उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर सेंस करता है और जैसे देख रहा था ना, जोकिंग समझ जाता कि ये ओल्ड मैन इस कबीले या इस ग्रुप का लीडर कह सकते हैं। जोकिंग उसकी तरफ देखता है, वो ओल्ड मैन उसकी तरफ देखता है और निगाहें जो थी ना थोड़ी विचित्र थी। ओल्ड मैन फिर फायर स्मोक की तरफ विचार करता है और वो जो बर्ली मैन था ना, जोकिंग की तरफ बढ़ने को देखता है और कहता है, बच्चे मैं तो तुम्हें मार के रहूं। जोकिंग फिर से तैयार था एक्शन के, तभी उस वृद्ध आदमी की आवाज आती है, बस करो। वो बंदा जो था ना, बर्ली मैन देखता सर्जेंट थंडर, और वृद्ध आदमी कहता ये बंदा सर्वाइवर है बस्ती का और गॉड ने उसको जीने दिया है, तो पीछे हट जाओ, हम चलते हैं यहाँ से। बर्ली मैन का जवाब था, लेकिन भाई उसको चोट वोट लगा था, ऐसे कैसे जाने दे। लेकिन वो थंडर बोलता है, सर्जेंट थंडर जो ओल्ड मैन था, कि मेरी बात समझो, और अब ये वापस जाने लगा। लेकिन किलिंग इंटेंट जोकिंग फील कर सकता था, दूरी दोनों के बीच की 30 फीट की। अब जो सर्जेंट थंडर था ना, वो नहीं वृद्ध आदमी, वो पूछता है कि बच्चे मेरे साथ आना चाहोगे। जोकिंग चौंक जाता है, और हमारे साथ उसने नहीं कहा था, उसने कहा था मेरे साथ आना चाहोगे, जबकि उसकी टीम में 7-8 लोग थे। समझ रहे हो आप? अब इसे समझ में नहीं आता मैं जवाब क्या, और देखता है कि वो जो वृद्ध आदमी यानी थंडर जो है, सर्जेंट थंडर, वो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में है इसके जवाब के, आराम से वेट कर रहा। 10 सांस के बराबर का समय निकल जाता है। जोकिंग भी पूरे ग्रुप को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है इनकी तरफ। सर्जेंट थंडर स्माइल कर फिर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगा और आसपास के एरिया में सर्च करने लगते हैं, शहर में कुछ मिल जाए। तो वो जिस आदमी को जोकिंग ने मारा था, चोट पहुंचा था, उसका नाम था क्रूएलॉक्स, नाम मतलब निकनेम उसको दिया गया था। और बीच बीच में ना ये क्रूएलॉक्स जोकिंग की तरफ देखता है, उसका मतलब एक्सप्रेशन अभी भी वही था कातिलाना, कि अगर सर्जेंट थंडर नहीं होंगे ना तो तेरे को बताता हूँ। इतना भी समझ जाता है जोकिंग की ये जो है ऑक्सी बोलेंगे हम, क्रूएलॉक्स थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है,
मतलब ये जो ऑक्स है थोड़ा लालची आदमी, और जोकिंग इसकी मदद करने लगता है अच्छी चीजों को पाने। धीरे धीरे वो ऑक्स नॉर्मल होने लगा। ऑक्स को और चीजें चाहिए थी, और चाहिए थी, लेकिन लालची था और थक भी जाता है यार ढूंढते ढूंढते। और जोकिंग इतना फील कर लेता कि जो सर्जेंट थंडर है ना, उनके इंटेंशंस अच्छे थे, तो क्योंकि जोकिंग इस एरिया के बारे में बेहतर तरीके से जानता था, तो खतरनाक एरिया में नहीं ले जाता। धीरे धीरे शाम का समय होने लगा। ये अपना तंबू वंबू बनाते हैं, उसमें आराम कर, और शहर में वो गुर्राने उर्राने की आवाज जो होती है वो फिर से चालू हो जाती है। एक एक्सेप्शन थे, सर्जन थंड जोकिंग की तरफ देख रहे, एक बैग इसकी तरफ देते हैं, उसमें और भी चीजें थी, और बताते हैं कि देखो ये जो धुआं निकल रहा है इससे जो म्यूटेंट बीस्ट है ना वो दूर रहते हैं, और तुम अब सेफ हो, ऑक्स तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, टेंशन मत लो। उसके बाद वो ओल्ड मैन अपने टेंट में चले जाते हैं। स्लीपिंग बैग में तो ये जाता है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं करता है खुद को। स्लीपिंग बैग होपफुली आपको पता होगा पहाड़ों में या अपने जो फोर्स वाले लोग होते हैं वो उसी का इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए। इसका यही था कि ये देखता रहेगा कुछ हुआ तो ऐसा काम। तो कोई इस दौरान टेंट से बाहर निकलता है सिवाय जोकिंग। जोकिंग निकला नहीं था भाई, लेकिन उसकी निगाहें जो थी ना भाई, उसकी नजर एकदम पैनी, आंखें खुली हुई, मानो किसी चीज का वेट कर रहा। धीरे धीरे आधी रात्रि का समय हो जाता, जब लोग सो जाते, जोकिंग अब अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता, बिल्कुल आवाज नहीं करता। कानों में इसके वो गुर्राने उर्राने की आवाज आ रही थी, बट इससे फर्क नहीं पड़ रहा, और ये ऑक्स के टेंट की तरफ जाता। उसका यही था कि अगर कोई खतरा है तो उसको निपटा दो, क्योंकि भाई ने यही तो सीखा था ना, स्लम में रह के और इतनी आपदाओं को झेल के। और उसने ऑक्स की मदद क्यों की थी ज्यादा, ताकि वो एकदम ही थक जाए, बहुत सारे लूट उट इकट्ठा करते करते ढूंढते ढूंढते। बाहर निकलने के बाद भी आराम से खड़ा रहता है, थोड़ा देर एकदम सुनता है आवाज, खर्राटे वराटे की आवाज जब आ जाती, और ऑक्स की तरफ देखता है जो कि सो रहा। वो वैसे भी इंजर्ड था, क्योंकि जोकिंग ने उसे इंजर्ड भी किया था, और ऑक्स भी ऐसा थोड़ी सोच सकता है ना कि ये बंदा इतना ज्यादा रूथलेस हो सकता, रात में वॉर कर सकता। और धीरे धीरे इसके करीब पहुंच जाता, सरिया को निकालता, सीधा इसके खोपड़ी को उड़ा देता, चारों तरफ खून फैल जाता। अचानक से ऑक्स जगता है, सामने जोकिंग के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखता, डर जाता है, रोने की कोशिश करता। जोकिंग इसके मुंह को ही ढक देता और इसको निपटा देता है। तड़पते तड़पते थोड़ी देर में खून अच्छा खासा बह जाता है और वो निपट जाता है। कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। 10 सेकंड बाद ही मतलब बॉडी वीक पड़ने लगती है, और समझ लो मृत्यु को कितना ही मैं एक्सप्लेन करूं। और जोकिंग पूरा वेट करता है उसके मरने, और फिर जहरीले सांप का इसके पास कुछ जहर था ना, उसको भी इसके क्रूएल ऑक्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देता, मतलब उसकी बॉडी को ही पूरा डिसॉल्व कर देता है, गला देता है जहर के थ्रू, या जो भी बोल लो। और उसके बाद ऑक्स के कुछ आइटम्स को लेकर यहाँ से गायब हो जाता, और उसके बाद अपने स्लीपिंग बैग में आकर सो जाता। सोते समय भी ना इसके हाथ में इसका सरिया ये पकड़े हुए था। अगले दिन की सुबह हो, और उसके बाद ये ऑक्स के टेंट की तरफ देख, ऑक्स का टेंट ही गायब हो चुका। जोकिंग हैरान हो जाता। बाकी भी जो बंजारे थे ना, वो अपने टेंट से बाहर आ रहे, और वो वही टेंट देखते हैं जो कि गायब हो चुका, जहाँ पर ऑक्स का टेंट होना चाहिए। ऑक्स भी नहीं था, और उसका तंबू भी गायब हो चुका। इनको लगता है शायद वो लालची हो गया था, रात में फिर लूट उट करने गया हो। बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत तो टाइम से थे ही उसके साथ, तो उनको पता ही था, और जोकिंग पर किसी को शक भी नहीं आता। बट सर्जेंट थंडर इसके तरफ देख रहे हैं और पूछते हैं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहोगे? जोकिंग समझ रहा था इस सवाल का बहुत गहरा मतलब है, और जवाब नहीं देता है। और फिर बाकी स्कैवेंजर्स को, मतलब बंजारों को, वो बोलते हैं सर्जेंट थंडर कि चलो अब निकलते हैं। जोकिंग को समझ में नहीं रहा था वो करे तो करे क्या। शहर, टूटे फूटे शहर की तरफ देख, फिर सर्जेंट की तरफ देख, फिर पीछे इनके चल देता है। 6 बंजारे और एक ये बंदा बच्चा। और ये जो बंजारे लोग थे ना, वो बात कर रहे थे उस दिन, मतलब क्या हुआ था बोलो, मतलब एक गॉड की ऑरा और पूरा शहर तबाह हो गया, ये भी एक फॉरबिडन एरिया बन चुका है। और कोई और बोलता है, तुम लोगों को पता है ये तो कुछ नहीं है, एक बड़ी सी शहर है ना वो नॉर्थ साइड में, 7 से 8 साल पहले वहां भी ऐसा कुछ हुआ था, एक गॉड की आंख खुल गई, पूरा शहर ही तबाह हो गया, गायब हो गया, जैसे मानो वो था ही नहीं शहर। तो फिलहाल ये उस रीजन से, यानी जो फॉरबिडन रीजन था, वहां से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि जो फॉरबिडन रीजन था ना, वो साउथ फिनिक्स का एक छोटा सा पार्ट था बस। तो शाम होते होते ये लोग वहाँ से बाहर भी निकल जाते। 1-2 म्यूटेंट बीस्ट इनके पीछे भी लगते हैं, लेकिन ये इनके जो ग्रुप थे बंजारों के 6-7 लोगों के, वो उन्हें आराम से निपटा देते। और इससे समझ में आता जोकिंग को कि अगर देखो शायद 2 बंदे से बैटल कर सकता है, लेकिन 3v1 रहेगा ना, तो इनके साथ ये भी नहीं जीत पाए। इसे ये भी समझ में आता है, क्योंकि नॉर्मल लोग थे, कल्टिवेटर नहीं थे, लेकिन दुनिया की क्रूरता को देख करके काफ़ी अच्छे लड़ाके बन चुके थे। और देखता है ये बंजारे जैसे जैसे उस एरिया से दूर होते हैं ना, तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं काफ़ी। वो डर नहीं था कि म्यूटेंट बीस्ट मिलेंगे या कुछ भी, और थोड़े बहुत मस्ती मजाक भी करने लगते, सिवाय सर्जेंट थंडर के। तो जोकिंग काफ़ी उत्सुक था इनके बारे में जानने के लिए, ये बंदा है कौन, लेकिन चौकन्ना भी था। तो बहुत समय के बाद ये फॉरबिडन रीजन से बाहर था। रात का समय था, लेकिन अब वो खतरा नहीं था। हालांकि यहाँ की जमीन भी बंजर थी, खाली पड़ी थी, बेजान थी। दूर में जोकिंग को एक रैबिट भी नजर आता है। इवन सर्जेंट थंडर भी पहले से काफी नॉर्मल हो चुके थे,
और कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा था इनकी बातों के थ्रू। 7 ब्लड आइज़ कुछ करके एक संगठन था और कुछ वॉयलेट लैंड्स के बारे में भी। अब जो 7 ब्लड आइज़ थे ना, उनके पास बहुत से शहर थे जैसे एंटरविले, लेकिन आपको उधर प्रवेश करने के लिए फिर स्पिरिट कॉइन्स ये चीज़ें चाहिए रहती है, फिर आप वहाँ से कुछ खरीद सकते हो। और जैसे कि कोई इसमें से था जो चाहता था कि वो 7 ब्लड आइज़ को ज्वाइन करे, एक संगठन है क्योंकि एज अ डिसाइपल। फिर वो डिस्कस करते हैं रिवर्ड एंशिएंट जो लैंड था, मेन लैंड जहाँ से इंसानों की उत्पत्ति हुई उस जगह के बारे में। तो ये दो बातें कर रहे थे और ज़ूकिंग इनको ध्यान से सुन रहा था। लेकिन तभी सर्जेंट थंडर बीच में बोलते कि देखो रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड जाना असंभव भी नहीं है, जाने के 4 रास्ते हैं। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें बेटर कौन सा सूट करता है। पहला कि तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे पहुंच जाओ जब तुम 15 साल की रहो, तुम्हें चोजन वन टाइप में कहा जाएगा, फिर तुम्हें 3 लाख स्पिरिट कॉइन्स देने पड़ेंगे 7 ब्लड आइज या फिर वॉयलेट लैंड्स वालों दोनों में से किसी एक को, या चर्च ऑफ डिपार्चर को। तो दूसरा तरीका हो गया कि पैसे उसे पे करके घुस जाओ वॉयलेट लैंड या 7 ब्लड आइज वगैरह संगठन में। तीसरा तरीका ये था कि पिल वगैरह बनाने में अच्छा काम करो तो तुम्हारा नाम होगा, तो फिर उसके थ्रू तुम जा सकते हो। चौथा तरीका ये था कि एक अच्छा डिसाइपल बन जाओ ग्रेट क्लैन, ये वॉयलेट लैंड्स का या 7 ब्लड आइज का या चर्च ऑफ डिपार्चर का। फिर दिमाग में इनके आता और कहते हाँ एक 5वां तरीका भी है, खुद ही एक बहुत बड़ा खजाना बन जाओ, ट्रेजर बन जाओ, लोग तुम्हें खुद हायर कर रहे हैं। अब जब 5वां तरीका ये बताते हैं बाकी बंजारे हैरान हो जाते हैं और थोड़े डर भी जाते हैं, इनकी तरफ देखते हैं। ज़ूकिंग भी ये सब सुन रहा था, जिंदा खजाना इसका मतलब क्या है। फिर से याद आता है जब ये बस्ती में रहता था ना, तो कुछ लोग आते थे अमीर लोग और आपको अच्छे कपड़े पहना वना के ले जाते थे। उस समय वो लोग यूज़ करते थे लिविंग ट्रेजर्स कह के जिंदा खजाना। और ये फाइनली पूछ ही लेता अब सर्जेंट थंडर से कि इसका मतलब क्या होता है जिंदा खजाना का। सर्जेंट थंडर्स की तरफ देखते हैं, थोड़ी देर विचार करते हैं, फिर बताते हैं कि देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो शरीर होता है ना मैजिकल ट्रेजर्स से जुड़ा होता है, लेकिन उनके बॉडी से ट्रेजर यूज कर सकते हो तो वो जल्दी मर भी जाते हैं। ज़ूकिंग चौंक जाता है बट कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल ये आगे बढ़ते रहते, रात का समय था। एक प्लेन जमीन मिलती है जहाँ पर सर्जेंट कहते हैं कि यहाँ पर हम अपना कैंप लगाते हैं और रुकते हैं, और इस बार ये आगोग भी जलाते हैं अपना। सर्जेंट थंडर रेस्टोरेंट से कुछ खाने पीने को भी बंस वगैरह देते हैं। ज़ूकिंग भी अपना इन्हें शुक्रिया अदा करता है। सर्जेंट कुछ बोलते नहीं। इस दौरान एक बोलता है सर्जेंट से कि आप इस बच्चे को इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो सर्जेंट रिप्लाई करते हैं देखो हम सभी लूजर्स हैं, लेकिन ये हमारी किस्मत है कि हम इससे मिले, तो हम इसकी मदद कर देंगे तो क्या ही बुराई है। अब ज़ूकिंग उस बंजारे की तरफ देखते जिसने ये सवाल पूछा था और फाइनली खा लेता है, लेकिन खाना थोड़ी देर तक मुंह में ही रखता है। उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ बुरा नहीं, तो फिर फाइनली अच्छे से चबा के खाता है। थोड़ी देर और रुकता है, भाई पूरा नहीं खाता है, रिएक्शन देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जहर वहर है बॉडी पे रिएक्ट करे। अब सभी सोने चले जाते हैं। सर्जेंट फिर से आते हैं, ये स्लीपिंग बैग देते हैं और बोलते हैं इसको रखना अच्छे से। ज़ूकिंग पूछता है क्यों। सर्जेंट कहते हैं अरे 3 बंस ही तो दिए और स्लीपिंग बैग, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ तो कभी मदद कर देना। ज़ूकिंग पूछता है आपको खाना में क्या पसंद। इनका जवाब आता है साग, और यहाँ से ये चले जाते हैं। अब ज़ूकिंग यहाँ पर क्या करता है ना, टेंट में बैठ के अपने कल्टीवेशन में लग जाता है, जो उसके पास वो मेथड था वही कोल्ड वाली और ऐसे फील होती है। क्योंकि जब से सर्जेंट ने बोला था ना अगर फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाओगे 15 साल से पहले, 15 साल तक समझ लो, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसके दिमाग में यही था 14 साल का तो ये हो चुका है और अभी की कंडेंसेशन लेवल पे था। जितना मुझे समझता है कि की कंडेंसेशन के बाद ही फाउंडेशन लेवल आएगा। इसका मैं एक कल्टीवेशन वीडियो भी बना दूंगा। समय निकलता है, धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे और एक पहाड़ी वाड़ी भी ये क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद जो 3 बंजारे थे ना वो अपने अलग रास्ते चले जाते हैं। ये लोग देखो साथ में इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि 7 लोग एक साथ गए थे, क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंस रहता है ज़्यादा लोग रहेंगे तो। अब सबके अपने रास्ते थे अलग अलग। 7वें थे 2 और जो बंजारे थे ना वो भी अपने रास्ते चले जाते। तो बस्ता कौन है, ज़ूकिंग और वो सर्जेंट। और इस रात मतलब 7वें 8वें रात में ये ज़ूकिंग और ये सर्जेंट ही थे। अपना बनन भी ये खा रहा था। वो बोलते देखो बच्चे कल हम अपने लोकेशन पे पहुंच जाए जिसे मैं घर कहता, और वो बंजारों का मेन घर है। ज़ूकिंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, बस सुन रहा था। और ये बताते हैं नॉर्मली कि बंजारों का जो बेस कैंप होता है ना वो फॉरबिडन एरिया के आसपास ही बनाया जाता है। और तुम जिस एरिया में थे जो तुम्हारा फॉरबिडन प्लेस बना, क्योंकि वो नया नया बना है, तो उधर अभी बेस कैंप उतने बने नहीं। और बताते हैं कि फॉरबिडन एरिया में क्या होता है ना, वो 7 पत्तों वाला कुछ तो लौंग है कुछ मिलता है, उसके लिए जाते हैं, पिल्स वगैरह बनाने के काम आता है। और ये बता रहे थे। और सर्जेंट थंडर फिर पूछते हैं ज़ूकिंग से तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ वाइट बोलूसिस के बारे में बता रहे थे जो कल्टीवेशन के काम आता है। और ये समझते हैं कि बंजारे मतलब यही है बेसिकली जो पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सर्जेंट हंसते हैं 100% तुम सही हो। और ये बोलते हैं कि हमारे बेस कैंप का एक ही नियम है बंजारों का, जो कमज़ोर हैं वो बढ़िया लोग बोल लो स्ट्रॉन्ग लोगों के बलि चढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना आगे जा सकते हो। और हमारा बेस कैंप रहने के लिए अच्छा है, मार्केट भी है जहाँ तुम कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आए वहाँ सेटल हो सकता। उसके पहले उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता है और ये कैंप ओनर का रूल है। उसके बाद अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम रह सकते हो।
तो ये जो साउथ फिनिक्स था ना, काफ़ी बड़ा जगह था। अगर आसमान के ऊपर से देखते हो ना आप, तो थोड़ा-थोड़ा वृत्त तो नहीं बोलूँगा मैं, एलिप्स करके एक ज्योमेट्री में चीज़ होती है, कुछ वैसा, और किनारों से समुद्र से घिरा हुआ। और ये समुद्र ही थे जो इसको रिवर्ड, जो एंशिएंट मेनलैंड कहा जाता है, उससे अलग करते थे। कह सकते हो कि मतलब ये जो साउथ फिनिक्स है, ये एक आइलैंड के समान है, समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ। लेकिन इतना बड़ा एरिया ना कि भाई आप समुद्र को क्रॉस करना संभव है, नॉर्मल लोगों के लिए एटलीस्ट, रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड जाने में। और बीच बीच में कुछ वो फॉरबिडन एरिया भी पड़ते थे, खास करके वो जो साउथ का एरिया है ना भाई, उधर बहुत ज़्यादा फॉरबिडन रीजन्स है। मतलब वो गॉड की नज़र पड़ गई और पूरा एरिया ही ख़त्म हो चुका है। अब उस एरिया में आप घुसोगे तो आपको पता है वो म्यूटेंट बीस्ट मिलेंगे, रात में आप निकल नहीं सकते हो, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन नॉर्थ एरिया में अच्छा खासा पॉपुलेशन था, क्योंकि ये एरिया भी फॉरबिडन नहीं हुआ था। अगले दिन की सुबह होती है और सर्जेंट के साथ अपना जोकिंग आगे बढ़ता है। आगे में एक पिच ब्लैक जंगल दिखाई देता है, जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य चमक रहा था, बट वो जो औरत थी ना, कुछ ब्लैक म्यूटेशन के समान दिख रही, लोगों के ऊपर जैसे दिख। इसके बारे में सर्जेंट पूछते, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जोकिंग थोड़ी देर सोचता और फिर बोलता, ऐसा लग रहा है मैं बस्ती की तरफ देख रहा हूँ मेरे, जहाँ पर मैं रहा करता था। और ये लोग पहाड़ी स्लोप था ना, क्योंकि पहाड़ से आप उतर रहे हो तो उतरना शुरू कर देते और आगे बढ़ते जाते, जहाँ पर कुछ और लोग भी मिलते हैं। कुछ लोग सर्जेंट के जैसे ही कपड़े उपड़े पहन के थे, वही ग्रे लेदर जैसा पहना हुआ रहता है। अब जोकिंग जानना चाहता था यार ये सर्जेंट कौन है, और जो भी सर्जेंट की तरफ देखता था ना, काफी रेस्पेक्ट की नजर से देखता था। तो जब तक ये इस जमीन को क्रॉस करते, तब तक सुबह का भी आधा टाइम निकल चुका और मेन बेस कैंप की तरफ ये बढ़ चुके थे। सिटी वॉल्स कुछ था नहीं, और आगे में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, कुछ वैसे ही बन जा रहे, जैसे कि वो ऑक्स था, काफी तगड़ी बॉडी, बर्ली बॉडी। और कुछ लोग जोकिंग के जैसे भी दिखाई देते हैं, कम एज वाले, जिन्हें थोड़ा अलग रखा गया था। वो आसमान की तरफ देख रहे थे, शायद उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, म्यूटेशन हो गया था शायद एवेलोरा का। और जब यहाँ ये पहुंच रहा था ना, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर बहुत सारे लोगों की बॉडी से आते हुए ये फील करता है। मतलब ये कल्टिवेटर्स होंगे बेसिकली। कुछ लोगों के टेंट भी बहुत अच्छे थे, मतलब थोड़े अच्छे पोजीशंस पे होंगे या अच्छे रैंक होंगे, जो भी बोल लो। लेकिन फिर भी ये चौकन्ना था। एक आधी टेंट से एक वुमेन बाहर निकलती, इस दौरान सर्जेंट से बोलते कि अपनी नजरें थोड़ा बचा के रखो। जोकिंग समझ जाता है, मैं समझ गया वो जगह कैसी है। सर्जेंट स्माइल करते हैं, कुछ कहते नहीं। अब समझ रहे हो ना, किसी कैंप से एक वुमेन बाहर निकल रही है, मतलब कैसा एरिया होगा वो। और जोकिंग ना पूरा ऐसा माइंड में मैप बनाते जाता है, अच्छा यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे ये ऐसा लोकेशन है। तो दिमाग इसका बहुत सही काम करता था। और आगे जाते जाते एक लकड़ी का ढांचा था, उस तरफ ये बढ़ जाते, कुछ एरिना बोल सकते हो, जहाँ पर फाइटिंग होता है, बीस्ट वगैरह। और जब यहाँ पर ये पहुँचते हैं ना सर्जेंट इसको लेकर के, तो एक पतला सा आदमी बाहर आता और कहता है, अच्छा नए को पकड़ के लाए। सर्जेंट बोलते हैं, इसको रूल्स पता है। बंदा पूछता है, नाम क्या है इसका? तो वो बोलता है, अरे बच्चा ही है, इसको तो किड ही बुला दो, बच्चा कह के बुला लो। बंदा भी बोलता है, बच्चे तुम बहुत लकी, क्योंकि बहुत कम लोगों ने आज साइन किया है बैटल एरिना के लिए। कहने का मतलब नए लोग कम ही हैं, तो तुम्हारे पास समय है। अब जोकिंग को वो लेकर जाने लगता है। सर्जेंट भी कहते हैं, मैं तुमसे कल मिलूंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा। आंखों ही आंखों में इशारा कर लेता और फिर इस बंदे को फॉलो करता है। अब यहाँ पर जो ये इंसान था जिसके साथ जोकिंग आया था, वो बाकी बंजारों से इसका परिचय करवा, और कहाँ पे रहना है, कैसे रहना है, बाहर नहीं जाना है, सब बता के चला जाता है। तो यहाँ पर टोटल 4 लोग थे, जिनमें से 3 यंग मैन थे और एक लड़की थी। 2 जो लड़के थे इससे उम्र में थोड़े बड़े, एक नजर देखते फिर हटा ले। लड़की इससे कम उम्र की, चेहरे पर एक निशान था, काफी नर्वस थी। वो भी मतलब कुछ समय पहले ही आई थी, समझ लो 2-3 दिन या 1-2 दिन पहले आई होगी, या आज ही आई होगी जोकिंग के जैसे। जो सबसे बड़े इंसान थे वो तो फुल फ्लेज्ड बंजारे दिख रहे थे, किसी और बूट बेस कैंप से इधर आए थे। और जोकिंग की तरफ देखकर ना एक वो तिरस्कार वाली हंसी जो होती है ना, वैसी हंसी देते हैं। फिर लड़की की तरफ देख और अपना जीभ चाटने लगता लड़की को देखकर। लेकिन अभी यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पास कुछ वैसा पावर नहीं था। ये भी यहाँ पर सिलेक्शन के लिए ही आया था। जोकिंग इग्नोर कर देता, साइड में बैठ के अपना मेडिटेशन करने लगता है। समय निकलता है, ये जो तीनों बंदे थे एक दूसरे में बात करने लगते हैं। लड़की शांत बैठी रहती है और ज्यादातर टाइम ये वो ट्रायल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ट्रायल बहुत सिंपल, कैंप ओनर रहना, बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट को इकट्ठा कर, फिर आपका बैटल होता है। या तो आप उस बीस्ट से जीतोगे, यानी कि जिंदा बच जाओगे, या तो मर जाओगे। और जिंदा बच गए मतलब आप यहाँ रह सकते हो, मर गए तो आपको पता ही है, रह के भी क्या करोगे। और ट्रायल्स एरिना के अंदर ही होते थे। मतलब कितनी क्रूर लाइफ थी यहाँ पर। जोकिंग अपना कल्टीवेशन में भी था और इनकी बातें भी सुन रहा। इस दौरान ना ये इसकी आंखें तब खुलती हैं जब एक बंदा बोलता है कि मैं यहाँ सुना कि तुम्हारे बारे में वो गॉड्स आई के पावर से भी सर्वाइव कर गई थी। जोकिंग उस तरफ देखता है, बेसिकली ये लड़की से पूछ रहा, लड़की हाँ में सरेला। जोकिंग इस लड़की की तरफ ध्यान से देख, और जोकिंग तो समझता होता ना वो लड़की को क्या गुजरा होगा उसके दिल पे, क्योंकि इसने भी सर्वाइव किया था। लड़की बाहर से दिखने में ही वीक थी, मतलब भाई अगर सर्वाइव किया है तो समझ सकते हो। अब जोकिंग जब इसकी तरफ देखता तो लड़की भी उसकी तरफ देखती, लेकिन जोकिंग फिर से अपने मतलब कल्टीवेशन में लग जाता है। यही अच्छा मौका है ना सर्वाइव करने का, जितने कल्टीवेशन में रहोगे। और इस प्रकार से रात गुजर जाती है। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। वो बंदा फिर से आता है और कहता है, चलो अब तैयार हो जाओ अपने परफॉर्मेंस के लिए। जो सबसे बड़ा था ना लड़का, वो ज़्यादा ही थोड़ा कूल बनने को देख रहा था,
कि फुल फ्लेश बन जा रहा था। दोनों बंदे उसे फॉलो करो। दरवाजे से चौथे नंबर पे बाहर निकलने वाला जोकिंग था और लड़की आखिरी में निकलती। बाहर में भी जो कुछ बंजारे थे ना, इस वाले बंजारे को जानते थे जो थोड़ा ज्यादा एज का था, और जोकिंग आसपास के लोगों को देख रहा था, चीजें फील कर रहा। बाहर में अच्छे खासे लोग इकट्ठे हुए थे, टेबल वेबल पे बैठे हुए थे, मैन वोमेन सभी थे। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ज्यादा समय नहीं निकाल सकता, बैटल को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।